ऋग्वैदिक काल की आर्थिक जीवन। पहला है कृषि एवं पशुपालन। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, अतः उनके आर्थिक जीवन के मूलभूत आधार कृषि और पशुपालन थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में लांगल तथा सीर हल के लिए फाल सीता हल के फाल से जुड़ी हुई भूमि कुंड आदि का उल्लेख है। फाल संभवतः लकड़ी का बना होता था। हल में 6, 8, 12 तक बैल जोड़े जाते थे। अर शब्द का भी उल्लेख मिलता है। उल्लेखनीय है कि आज भी ग्रामीण भाषा में हल को हर कहा जाता है। इसके तात्पर्य हर से हो सकता है। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लगभग लोग परिचित थे। खेत को हल बैल की सहायता से जोतकर उसमें बीज बोया जाता था। पकी हुई फसलों को काटने के लिए हंसिए, दात्र, सूंड का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई प्रायः नहरों द्वारा होती थी। कूप तथा आवट खोदकर बने हुए गड्ढे, कुलियां, नहर, आसमचक्र, राहट की चरखी आदि का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। चक्र राहट की सहायता से कूप से पानी निकाला जाता था तथा नालियों द्वारा उसे खेतों तथा पहुंचाया जाता था। लोग खाद के प्रयोग से परिचित थे। खेती में उत्पन्न होने वाले अन्नों में यव एवं धान्य का उल्लेख हुआ है, परंतु इन दोनों शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है। बाद में इनका अर्थ क्रमशः जौ तथा चावल हो गया, परंतु ऋग्वेद आर्य चावल से परिचित नहीं थे। विविध उल्लेख सुविकसित कृषि कर्म को प्रमाणित करते हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पशु आर्यों की संपत्ति समझे जाते थे। कृषक पशुओं की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे। सैंधव पशुओं को लूट के धन में पाने की आशा रखते थे तथा पुरोहित पशुओं से ही पुरस्कृत किया करते थे। मुख्यतः गायें विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। अन्य पशुओं में बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी, गाय, गधा, कुत्ता आदि प्रमुख थे। बैलों से हल जोतने तथा गाड़ी खींचने का काम लिया जाता था। घोड़ा भी आर्यों का प्रिय पशु था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। कुछ सूक्तों में दक्षिका नामक एक दैवीय अस्त्र की प्रशंसा की गई है। आर्य हाथी से परिचित नहीं थे। पशुओं के कानों पर स्वामित्व सूचक चिन्ह बना दिए जाते थे। गाय को अष्टकर्णी यानी छेदी हुई कानों वाली अथवा कानों पर 8 के चिन्ह से अंकित कहा गया है। आर एस शर्मा का मत है कि ऋग्वैदिक आर्य मुख्यतः पशुचारी थे तथा कृषि का उनके जीवन में गौण स्थान था। यही कारण है कि ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। इसके 10,462 मंत्रों में केवल 24 में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। किंतु हम देख चुके हैं कि ऋग्वेद में राष्ट्र, राज्य, राजा जैसे शब्द, संसद, सभा, समिति जैसी संस्थाएं तथा अध्यक्ष, सेनानी, दूत, राष्ट्रपति जैसे पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। इसमें सूचित होता है कि समाज पूर्णतः ग्रामीण नहीं था, अभी तो इसमें ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही तत्व। रथ पर बैठकर लोग अपने घर से उत्सव आदि में जा सकते थे। अतः ऋग्वैदिक समाज में पूर्णतः पशुचारी अथवा घुमक्कड़ कहना समीचीन नहीं होगा। सिंधु तथा वैदिक समाज के सांस्कृतिक स्तर से बहुत अधिक विभिन्नता नहीं थी। वैदिक काल में भी संगठित प्रशासन, दुर्गीकृत भवन तथा थल और जल व्यापार के उदाहरण मिलते हैं। न तो सिंधु सभ्यता मात्र नागरी थी और न ही वैदिक सभ्यता मात्र पशुपालक अथवा घुमक्कड़, दोनों ही नगर तथा ग्राम तत्व विद्यमान थे। व्यापार और वाणिज्य।
मूलतः कृषक एवं पशुपालन होते हुए भी आर्य व्यापार और वाणिज्य के प्रति उदासीन नहीं थे। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पढ़ी वर्ग के लोग करते थे। पढ़ी शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कई स्थानों पर हुआ है। इसके समीकरण के विषय में विद्वानों में मतभेद है। जीमर तथा लुडविक इस शब्द का अर्थ व्यापारी बताते हैं। ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं तथा पड़ियों के बीच संघर्ष तथा देवताओं द्वारा उनके संहार का वर्णन मिलता है। इस आधार पर लुडविक का विचार है कि वे आदिम व्यापारी थे जो अरब तथा उत्तरी अफ्रीका के व्यापारियों की भांति काफिलों में चलते थे। अपने जान माल की सुरक्षा के लिए निमित्त उनके पास सेना होती थी। वे आवश्यकता पड़ने पर अपनी वस्तुओं की रक्षा के लिए आर्य आक्रमणकारियों से युद्ध करने को तैयार रहते थे। A.C. दास की मान्यता है कि पढ़ी आर्य व्यापारी ही थे जो सप्त सिंधु से निष्कासित होने के उपरांत फोनीसिया में जाकर बस गए थे। कुछ अन्य विद्वान पढ़ी का समीकरण बेबीलोनियों, पांडव आदि से करते हैं। लगता है कि वे आर्य व्यापारी ही थे जो अपने कार्य के कारण वैदिक ऋषियों की निंदा के पात्र बन गए। कालांतर में वे वैश्य वर्ण के साथ संयुक्त हो गए। पढ़ी अपनी कृपाणुता के लिए प्रसिद्ध है। वे ऋण देने थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनार कहा गया है। व्यापार अदल बदल प्रणाली पर आधारित था। अनेक स्थानों पर वस्तुओं को खरीदते समय मोल भाव किए जाने का उल्लेख मिलता है। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ है, परंतु इसका समीकरण विवादग्रस्त है। संभवतः प्रारंभ में यह हार और जैसा कोई स्वर्णभूषण था, परंतु बाद में सिक्के के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। कपड़ा, चादर तथा चमड़े का व्यापार होता था। स्थल का व्यापार मुख्यतः रथों एवं बैलगाड़ियों द्वारा होता था। ऋग्वेद में समुद्र शब्द आया है। कुछ विद्वान समुद्र का अर्थ विशाल जनसमूह लगाते हैं। राधा कुमुद मुखर्जी के मतानुसार ऋग्वेद में समुद्र का प्रयोग निश्चित रूप से सागर के लिए हुआ है। समुद्र की विशालता, गर्जन तथा तरंगों का उल्लेख मिलता है। जाने यहाँ नदियाँ समाहित होती थी। एक स्थान पर भुर्जू की समुद्र यात्रा का वर्णन है, जिसने मार्ग में जलयान को नष्ट हो जाने पर आत्मरक्षा के लिए अश्विनी कुमार से प्रार्थना की। अश्विनी कुमारों ने उसकी रक्षा के लिए 100 पतवारों वाला जहाज सतारित्रा भेजा। यह उल्लेख समुद्री यात्रा की ओर संकेत करता है। एक अन्य स्थान पर समुद्र से प्राप्त होने वाले धन का उल्लेख मिलता है तथा उसे प्रदान करने के निमित्त सोम का आवाहन किया गया है। पतवार को अरित्र तथा नाविक को अरित्री कहा गया है। इन उल्लेखों से विकसित समुद्री व्यापार का परिचय मिलता है। व्यवसाय एवं उद्योग। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं थे तथा ब्राह्मण मुख्यतः याज्ञिक क्रियाओं को संपन्न कराते थे। क्षत्रिय युद्ध संबंधी कार्यों में व्यस्त थे। वैश्य कृषि, पशुपालन तथा धन उधार लेने का काम करते थे तथा शूद्र मुख्यतः तीनों वर्णों की सेवा करते थे। परंतु शूद्रों के अतिरिक्त अन्य तीनों वर्णों के लोग किसी भी पेशे को अपना सकते थे। ऋग्वैदिक कवियों में अनेक राजन्य वर्ग के हैं। ब्राह्मण भी यदा कदा धन उधार लेने का कार्य करते थे। इन 4 वर्णों के अतिरिक्त ऋग्वेद में कुछ अन्य व्यवसायियों के भी नाम मिलते हैं। इनमें तच्छा, बढ़ई, कर्म, धातु कर्म करने वाले, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय, जुलाहे, कुंभकार आदि प्रमुख हैं। बढ़ई तच्छा संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। वह सभी प्रकार की लकड़ी की वस्तुएं विशेषकर रथ तथा गाड़ियों का निर्माण करता था। आर्यों के
सामरिक जीवन में रथों का अधिक महत्व होने के कारण तक्षा की सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक बढ़ी हुई थी। कुछ लोग धातुओं को गलाने तथा उन्हें पीटकर विविध वस्तुएं बनाने का कार्य भी कुशल थे। अयस्क नामक धातु का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है, जिसकी सहायता से घरेलू उपयोग में बर्तनादि बनाए जाते थे। अयस्क की पहचान असंदिग्ध रूप से नहीं की जा सकती। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांस्य या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों ही करते थे। सूत, रेशम तथा ऊन से वस्त्र बनाए जाते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात था। चर्म उद्योग भी ज्ञात था। बैल आदि पशुओं के चमड़े से कोड़े, लगाम, डोरी, थैले आदि बनाए जाते थे। भट्टी में धातु गलाने वाले को ध्याता तथा द्रविता एवं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुलाल कहा गया है। इसके अतिरिक्त वैद्य, भीषक, नर्तकी या नर्तक, नाई, वस्त्री, गायक, वादक, नर्तक तथा सुरा बेचने वाले का भी अलग वर्ग था। ऋग्वैदिक काल में इनमें कोई भी व्यापारी तुच्छ नहीं समझा जाता था, बल्कि सभी को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा